हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम वर्ल्ड। ये फ़ैन फिक्शन एक स्यांग ये वांगचैन, ये आप डिसाइड करोगे, ठीक है। वैसे नहीं, आप डिसाइड नहीं करोगे, मैं बता दूंगी लास्ट तक। और ये एक रियल फ़ैन फिक्शन है। इसमें विंग या वांगजी में से कोई एक प्रेग्नेंट होगा। तो इसमें शुरू में तो मैं आपको नहीं बताऊंगी कौन प्रेग्नेंट होगा, बट जब आप स्टोरी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप तब समझ लेना। वैसे शायद ये वांगचैन होगी, ये सांगवान ये आप सोचते रहिए, मगर साथ में स्टोरी भी सुनते रहना। ओ और हाँ, एक बात और यार, मैं इतने लंबे टाइम तक के लिए गायब रहा तो उसके लिए सॉरी। बस ज़्यादा टाइम नहीं, बस 2-3 दिन के लिए, 2-3 दिन मिला के पूरे 5 हो जाते। तो पूरे 5 दिन के लिए गायब होने के लिए सॉरी। बट अब अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब मत करना भूलना। और ये वन शॉट स्टोरी है, ठीक है। तो अब स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी में एक लड़का बार में बैठा हुआ होता है और वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है, और हॉट भी और बहुत ज़्यादा सेक्सी भी, ये सब कह सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो एज होती है वो 24 होती है। वहीं वह बॉय उस बार में बहुत सारी बार डांसर को डांस करते हुए देख रहा था, पर उस बॉय का ध्यान एक ऐसी डांसर पर था जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रही थी। बट उसके चेहरे पे मास्क था और उसका आधा चेहरा मास्क से छुपा हुआ था, बट उसका आधा चेहरा दिख रहा था और उसके जूसी लिप्स पर उस बॉय का ध्यान जा रहा था। वह बार डांसर जब तक डांस करती है तब तक उस बॉय का ध्यान पूरी तरह से उस बार डांसर ही पे रहता है। पर ऐसा सिर्फ उस बॉय के साथ ही नहीं, वहाँ पर आए सभी क्लाइंट उसी बार डांसर पे अपना ध्यान डाले हुए थे। और वह बार डांसर इन सब बातों को जानती थी और फिर भी वह अपना जलवा पूरे बार में फैलाती जा रही थी। उसी के डांस में सभी गेस्ट खोए हुए थे, सभी का ध्यान उस बार डांसर पे ही था और सब उसके डांस में ही खोए थे। जब तक कि उस बार डांसर का डांस ख़त्म नहीं होता, सभी उसी को ही देख रहे थे। उस बार डांसर के डांस ख़त्म होने के बाद वह चली जाती है, पर अब वह लड़का पूरी तरह से उस बार डांसर के ख्यालों में खो गया था। वह कभी उसके लिप्स के बारे में सोचता तो कभी उसके गोल्डन नेक तक आते वालों के बारे में सोचता, कभी उसकी बॉडी जो कि बहुत ही कम रिवील हो रही थी, बट जितने भी पार्ट रिवील हो रहे थे वो उसे बहुत ज़्यादा सेक्सी फील करवा रहे थे। इस सब को सोच सोच के उस बॉय के दिमाग में एक ख्याल आता है और फिर वह लड़का उस बार के वो से पूछता है कि वह उस बार डांसर के साथ नाइट बिताना चाहता है, जिस पर उस बार का एम्प्लॉय कुछ कहना तो चाहता था बट वह कुछ नहीं कहता, क्योंकि उस बार का एक रूल था, जब तक कि कोई क्लाइंट और जो कि जिससे के साथ नाइट बिताना चाहता है, अगर वो ना कह दे तो फिर कुछ भी हो जाए, वो क्लाइंट उस दूसरे पर्सन के साथ नाइट स्पेंड नहीं कर सकता। इसलिए वह एम्प्लॉय सीधे अपने मैनेजर के पास जाता है और फिर उन्हें यह बात बताता है, जिस पर वो मैनेजर भी थोड़ा हैरान होता है। बट वह कहता है उस बॉय से कहो कि वेट करे, अभी थोड़ी देर में उसको उसका जवाब मिल जाएगा। इसलिए वह एम्प्लॉय चला जाता है और उस बॉय के पास, और वहीं वो मैनेजर सीधे एक रूम में जाता है जिस रूम में वही लड़की थी, और फिर वह लड़की को सब कुछ बताता है कि उस बॉय का बैकग्राउंड बहुत ही पावरफुल है। बॉस, तो आपका क्या रिप्लाई है, आप मुझे बता दीजिए। वैसे मुझे पता है आपका जवाब ना पे ही होगा, बट आप क्या चाहती हैं, मुझे ये बात बता सकती हैं। जिस पर वो लड़की कहती है ऐसा कौन सा बंदा है जो इतना पावरफुल है कि मेरे लिए ऑफ़र भेजे और मेरा मैनेजर मुझे इसका जवाब देने के लिए पूछने के लिए आना पड़े उसे। तो मैं उस बॉय से मिलना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वो गर्ल कहती जाओ तुम बाहर मेरा इंतज़ार करो, मैं आती हूँ। यह कहकर वो लड़की सीधे अपना मास्क जो कि वहीं पर रखा हुआ था उसे पहन लेती है, और पहनने के बाद जब बाहर आती है तो उस आदमी के साथ उसी रूम में जाने लगती है जहाँ पर वो बॉय उस लड़की के रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा था। जब वह लड़की और वह आदमी उस रूम में पहुँच जाते हैं और फिर उस बॉय का ध्यान पूरी तरीके से उस लड़की पे चले जाता है, जिस वजह से वह नहीं सुन पाता जो वह लड़की उस आदमी से कह रही होती कि तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें जब मुझे ज़रूरत होगी तब बुला लूँगी, अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ और यहाँ पर किसी को मत आने देना। इस बात को सुनकर वह मैनेजर वहाँ से चले जाता है और फिर वह लड़की उस लड़के की तरफ अपना ध्यान देती उससे पहले ही उस लड़की को शॉक मिल जाता है, क्योंकि
कि वो बॉय उस लड़की के लिप्स पे अपने लिप्स रख चुका था, जिस वजह से वह लड़की पूरी तरीके से शॉक हो चुकी थी। और शॉक होने की वजह से वह पहले तो कोई रिप्लाई नहीं देती, बट थोड़ी देर बाद उस बॉय को धक्का दे देती है। इसके बाद वह बॉय थोड़ा दूर हट जाता है। वहीं वह बॉय सोच रहा होता है ये मैंने क्या कर दिया, मैं किसी की परमिशन के बिना किसी को छूता भी नहीं था और मैं डायरेक्ट उसके पास जाके उसके होठों पे अपने होठ रख बैठा। ये मुझसे कैसे हो गया, मैं इतना ज़्यादा बेकाबू कैसे हो गया, मैंने तो आज तक कभी किसी गर्ल को छुआ भी नहीं। और इसकी जरा सा आधा फेस देखने पर ही मैं इसके ख्यालों में खोकर ये सब कर बैठा। इसके लिए अब मैं क्या करूँ, वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। बट वो बॉय ये भूल जाता है कि वो इतनी छोटी सी बात के लिए क्या सोचेगी, जब वह इतना बड़ा कुछ कर सकता है। किसी के साथ नाइट बिताने की बात कर दी और फिर अब एक किस के बारे में सोच रहा है, ये बात वो बॉय भूल जाता है। फिर वह मास्क गर्ल उस बॉय के आगे एक चुटकी बजाती है, जिस वजह से वो बॉय अपने ख्यालों की दुनिया से हकीकत में लौट आता है। बट उस लड़की का सीधे जवाब आता है, ठीक है मैं तुम्हारी बात पर एग्री करती हूँ, चलो मेरे पीछे। उस बॉय को इस बात पर हैरानी होती है, बट वह उस लड़की के पीछे चलने पड़ता है। पर लड़की की हरकत से ऐसा लग रहा है जैसे वह उसे पहले से ही जानती है, बट ये बात उस बॉय को पता नहीं चलती। इसी बीच वह लड़की मन में सोच रही होती है, चलो कोई बात नहीं, मेरा इस बार में डांस करने का कोई फ़ायदा तो हुआ मेरी लाइफ में, मैं अपने क्रश के साथ नाइट बिता सकती हूँ, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। ये बात वह लड़की सोच रही होती है। उस मास्क गर्ल के साथ पीछे पीछे वो बॉय चल रहा होता है, जिस वजह से कुछ ही देर में वह दोनों एक रूम के पास आ जाते हैं। उस रूम के अंदर जाके वो मास्क गर्ल उस बॉय को एक ड्रिंक देती है, जो कि वो बॉय बहुत ही आसानी से पी लेता है बिना हिचकिचाए। इसके कुछ समय बाद वह गर्ल कहती है, मैं अपने इस रूम की लाइट बंद करना चाहती हूँ, जिस पर वो बॉय मान जाता है और फिर वह दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इस बीच पहले ही वह रूम की सभी लाइटें बंद कर चुके थे, बट एक डिम सी लाइट जल रही थी। फिर वो बॉय कहता है कि मैं तुम्हारा मास्क निकाल दूँ, जिस पर वह गर्ल कहती अभी नहीं बाद में। फिर थोड़ी ही देर में उस लड़के को नशा चढ़ने लगता है और फिर वहीं पे कुछ देर बाद वह बॉय और वो गर्ल, हमारी ऑडियंस समझ ही गई होगी कि इसमें अब आगे क्या हुआ। तो अब इस बात को हम हटा देते और हम आते हैं अगले दिन में सुबह का वक्त था और एक लड़का एक बेड में लेटा हुआ था, जिसकी हाफ बॉडी ढकी हुई थी, बट जितनी भी बॉडी शो हो रही थी उसमें बहुत सारे लंबे बने हुए थे, बट उसके आसपास कोई सोया हुआ नहीं था। कुछ देर बाद वह लड़का उठता है और उठने के बाद अपने आसपास देखता है। जब उसे कोई नज़र नहीं आता तो वह समझ जाता है और फिर वह वहाँ से उठने की कोशिश करता है। जैसे ही वो लड़का उठता है उसे दर्द होता है, बट फिर भी वह चुपचाप उठता है। उठने के बाद वह फ्रेश होता है। इस बीच वह बिल्कुल कुछ नहीं बोलता है, पूरे टाइम वो लड़का चुप ही था। फिर उस देर बाद वह लड़का उस होटल रूम को छोड़ के बाहर आता है। जैसे ही वह उस होटल को छोड़ता है, उसके लिए बाहर एक कार इंतजार कर रही थी, जिसमें बैठकर वह सीधे ही अपने ऑफिस में पहुंच जाता है। उसके ऑफिस में एम्प्लॉय उसे सीईओ या फिर बॉस कह के ग्रीट कर रहे थे। कुछ देर में ही वह अपने ऑफिस रूम में पहुंच जाता है और वहां जाके फाइल संभालने लगता है और अपना वर्क करने लगता है। पर एक लड़का बिना किसी डोर को नॉक किए ऐसे ही उसके रूम में धड़ल्ले से घुसते चले आता और कहता है, वांग जी तुम कहाँ थे अभी तक, तुम्हें कितना मैंने फ़ोन लिया और तुमने अभी तक मेरी फ़ोन नहीं उठाई, क्यों अभी तक तो तुम अकेले रहते थे, अभी भी सिंगल हो क्या। ये सब सुनकर वांग जी हैरान नहीं होता, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि सी चैन है, जो कि इसमें वांग जी के जिगरी दोस्त हैं। और हाँ, इनके पेरेंट्स अलग अलग है, उनकी फैमिली भी, ये दोनों एक ही क्लास में साथ में पढ़ते थे और इनने अपनी सारी स्टडी साथ में ही कंप्लीट की है। ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। ठीक है, अब आते हैं हम स्टोरी पे वापस। सी चैन कहते हैं, वांग जी कैसे हो, तुम कहाँ पे थे, तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई, तुम्हें ऐसा थोड़ी करना चाहिए, तुम्हें ऐसे बता के जाना चाहिए, अगर तुम गायब हो भी रहे हो तो खाली मुड़ी डरा दिया अंकल आंटी को। ये सब सी चैन कह रहे थे। वहीं वांग जी ये सब सुन रहा था, बट थोड़ी देर बाद जब वांग जी सी चैन से कहता है, अरे यार मुझे थोड़ा ज़रूरी काम था इसलिए मैं नहीं आ पाया, ठीक है तो अब कोई बात नहीं, मैं मॉम डैड को कॉल करके उनसे बात कर लूँगा और उन्हें बता दूंगा कि मैं ठीक ठाक हूँ। और फिर ये कह कर वांग जी वापस अपने वर्क में लग जाता है। वहीं सी चैन वांग को ऐसा करते हुए देख रहा होता है, बट वह कुछ उससे पहले कहता कि एक नॉक नॉक की आवाज़ आती है। फिर वांग जी कहता है कम इन, जिस पर वहाँ पे असिस्टेंट आता है, जो कि वांग जी का पर्सनल असिस्टेंट था। वांग जी उससे कुछ कहता, उससे पहले ही वांग जी के सामने ही सी चैन
कहते हैं विंग तुम इसके साथ अभी तक चल रहे हो, इसको तो छोड़ के गए नहीं। ये आदमी कितना बेकार है, तुम्हें इतना परेशान करता होगा अपने चक्कर में, ये जब देखो तब वर्क करता रहता है और अपने साथ तुम्हें भी लगा के रखता है। इसने तुम्हें भी अपनी तरह बना लिया, एकदम वर्कहॉलिक। ये कहकर सी-चैन बांग जी की तरफ देखता है और कहता है इसकी नौकरी छोड़ो, मेरे साथ चलो, मेरी कंपनी में नौकरी करना। अब तुम मेरी कंपनी में नौकरी करोगे तो मैं इसकी तरह दुखी भी नहीं करूँगा और इसकी तरह तुम्हें काम भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों ना तुम मेरी कंपनी में आ जाओ। बांग जी, जो कि अभी तक सब कुछ सुन रहा होता है, आखिरकार बोल देता है, सी-चैन तुम मेरे एम्प्लॉय के पीछे क्यों पड़े हो, जाओ ना यहाँ से, तुम निकलो। खाली मूली उसे डिस्टर्ब कर रहे हो, उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपने मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। हमारे अभी तक कितना काम हो चुका होता है, मेरा बताओ कितना नुकसान कर दिया तुमने। ये सब बांग जी मजाक में ही कह रहा था, बट सी-चैन कहता है मैं इतने काबिल एम्प्लॉय के पीछे क्यों ना पड़ूँ, खाली मूली में मुझे दुखी कर दे रहे हो। मेरा एम्प्लॉय इसे अगर मेरा एम्प्लॉय बन जाएगा कितना खुश रहेगा बेचारा, तुम्हारे चकमचक की शक्ल भी कैसे लटक गई है। मगर बांग जी क्यों कुछ कहता उससे पहले उन दोनों की निगाह विंग पे जाती जो नीचे सिर करके खड़ा था, जिसके कान लाल हो गए थे और वे कुछ बोलता उससे पहले ही आखिरकार वांग जी बोल ही देता है, जाओ सी-चैन अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, अपना जाके वर्क करो। जिस पर सी-चैन भी ड्रामा करते हुए कहते तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, अब मैं जा रहा हूँ मेरे दिल के साथ। ऐसा कुछ वांग जी सुन रहा था सी-चैन के मुंह से और फिर वांग जी हंस देता है। बट उसके बाद वांग जी फिर से सीरियस हो जाता है और बताओ विंग तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जिस पर विंग कुछ नहीं कहता, सर आपके लिए फाइल, आपको इस टाइम इस मीटिंग में जाना है। जिस पर वांग जी कहता है ओके ठीक है फिर हम लोग चलते हैं। मगर वहीं विंग अपने मन में सोच रहा होता है, मेरा क्रश, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ कितने लंबे टाइम से, इसी के मारे तो मैं इस ऑफिस में काम कर रहा हूँ, वरना कब की इसकी जॉब छोड़ चुका होता है। इतना ज़्यादा खड़ूस है ये, बट क्या करूँ, इसके ये हैंडसम फेस, प्यारी प्यारी इसकी क्यूट क्यूट सी आइस, इसकी नोज, इसकी लिप्स इतने ज़्यादा टेम्पटिंग है ना कि मेरा मन ही नहीं करता इसे छोड़ के जाने का। बट इसकी हरकतें इतना काम करवाता है ये मुझसे। किंग ऐसा कुछ मन में सोच रहा होता है, फिर कहते हैं वापस आ जाओ ख्यालों से, नहीं तो ये मुझे फिर से सुनाएगा। फिर वांग जी के पीछे पीछे बीइंग चलने लगता है और इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे। बट वांग जी के साथ कुछ अजीब होता है। अब वांग जी पहले की तरह अपने ज़्यादातर टाइम अपना वर्क नहीं कर पाता था, वह अक्सर सो जाता था। ये सब वांग जी के साथ कभी कभार नहीं होता था, डेली वही कभी ना कभी वह विंग के सामने ही वांग जी सो जाता था। वक्त देखते देखते ये बात विंग भी नोटिस कर रहा था कि वांग जी आजकल कुछ ज़्यादा ही सोने लगा है। वांग जी इनरेगुलरली कहीं भी सो जाता था, उसे बहुत ज़्यादा नींद आती थी और विंग ये सब देख रहा था कि वांग जी बहुत ज़्यादा सोता है, उसे कभी भी कहीं भी नींद आ जाती थी। कभी कभार तो वो मीटिंग रूम में भी सो जाता था, जिस वजह से उसके एम्प्लॉय भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते थे कि वांग जी को नींद आ गई, वो भी मीटिंग में। वांग जी के साथ तो ऐसा कभी नहीं होता, मैं तो 3-3 4-4 5-5 घंटे यहाँ हूँ कि 12-12 घंटे तक मीटिंग लगवाता था, पर उसके साथ ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ, जिस वजह से विंग भी थोड़ा हैरान था। वांग जी के साथ ऐसा होना तो अब नॉर्मल हो गया था, बट ऐसे ही एक हफ्ता और बीत जाता है और एक दिन वांग जी कहीं मीटिंग में जा रहा होता है, पर उससे पहले ही वांग जी चलते चलते बेहोश हो जाता है, जिस वजह से विंग उसे बचा लेता है। बट वह गिरने से तो बच जाता है, पर वांग जी पूरी तरह से बेहोश हो चुका था, इसलिए वांग जी को लेकर विंग को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जैसे ही वांग जी और विंग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उसके बाद जब वांग जी का चेकअप होता है, इस तरह बीच वांग जी को होश आ गया था। वांग जी अपने आप को हॉस्पिटल में देखकर थोड़ा हैरान होता है, बट वह समझ जाता है कि मुझे क्यों लाया गया है, क्योंकि वांग जी बेहोश हो गया था। वांग जी उठने के बाद विंग से पूछता है कि क्या तुम मुझे यहाँ लेकर आए, जिस पर विंग हाँ पे जवाब देता है। उसके बाद वांग जी विंग से पूछता है तो क्या प्रॉब्लम है मुझे, जो मुझे बार बार नींद आती, जिस पर विंग कहता है अभी रिपोर्ट नहीं मिली है, बाद में डॉक्टर आपको आके बता देंगे, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बट डॉक्टर अभी आपका ब्लड सैंपल लेके गए हैं आपकी बाकी की जांचें करने के लिए, तो थोड़ा टाइम लगेगा। जिस पर वांग जी वहाँ पर बैठ जाता है और फिर डॉक्टर के आने का वो दोनों इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर आता है और फिर वो कहता है वांग जी मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, जिस पर वांग जी मान जाता है और फिर विंग बाहर ही रहता है और वांग जी कैबिन के अंदर जाता है। जैसे ही वे कैबिन के अंदर जाता है, वांग जी को डॉक्टर कहता है अभी बैठ जाओ और फिर बात करते, जिस पर वांग जी बैठ जाता है और फिर डॉक्टर वांग जी को पानी पीने के लिए देते हैं। वांग जी को शॉक मिलने वाला था, इसलिए वांग जी को पहले ही उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे डॉक्टर। और डॉक्टर कहते वांग जी तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर वांग जी हैरान हो जाता है और वहीं शॉक कंडीशन में खड़ा हो जाता है। वांग जी डॉक्टर से कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक मेल हूँ, मेल प्रेग्नेंट नहीं होते और आपने किसी और की रिपोर्ट मुझे दे दी होगी, क्योंकि मेरे साथ तो मैंने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं और वैसे भी मेल प्रेग्नेंट नहीं होते। और वहीं वांग जी मन में सोच रहा था बस मैंने एक बार ही तो किया था, वो भी एक फीमेल के साथ, तो फिर मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। बस वांग जी ये सब सोच ही रहा होता है कि डॉक्टर कहता है कि मेल प्रेगनेंसी एग्जिस्ट करती है, बट
शायद तुम 100 में से एक हो जो कि प्रेग्नेंट हो सकते हैं बॉयज़ में। ये बात सुनकर वांग जी शॉक हो जाता है, कहता है मेरी ही किस्मत इतनी खोटी थी, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक फीमेल के साथ सो के प्रेग्नेंट हो गया, ये तो शौक है मेरे लिए। वांग जी ये सब सोच ही रहा होता है कि वांग जी कहता है अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं सोचना चाहता। और फिर डॉक्टर से बात करता है। वांग जी कहता है सर इसे कितना टाइम हो गया और ये कैसे हो सकता है, जिस पर डॉक्टर उसे सब कुछ बताते और कहते हैं अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 ही महीना है, तुम डिसाइड कर लो, या फिर यूँ कहूँ कि ज़्यादा वक्त नहीं है, अभी तुम्हारे 3 महीने होने में। डॉक्टर ये बात समझ गया था कि वांग जी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ समझ नहीं पा रहा है, वह ये बात एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा है कि वो प्रेग्नेंट, इसलिए डॉक्टर उस समय कुछ नहीं कहता। और फिर डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस की वजह से ये समझ सकता था कि वांग जी इस बच्चे के बारे में अभी कुछ नहीं सोच रहा था और वह यह भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वह इस बच्चे को रखे या नहीं, इसलिए डॉक्टर कहता है तुम बाद में दोबारा आ सकते हो, अभी तुम्हें जाना चाहिए। जिस पर वांग जी कुछ नहीं कहता और अपनी रिपोर्ट लेता है डॉक्टर से और बाहर निकल जाता है केबिन के बाहर विंग सर का वेट कर रहा था, मतलब कि वांग जी का वेट कर रहा था। वांग जी जब विंग को देखता है तो उसे थोड़ा अच्छा लगता है, बट वांग जी पूरी तरह से शॉक होता है और फिर वांग जी बिना कुछ कहे जाने लगता है और विंग भी वांग जी के पीछे पीछे जा रहा था और वांग जी सीधे अपनी गाड़ी में बैठता है और कहता है मुझे मेरे घर पे छोड़ दो। जिस पर विंग गाड़ी ड्राइव करने लगता है, बट आज कुछ अजीब था, कुछ अलग था वांग जी में। वांग जी आज अपने हर बार की तरह फ़ोन या फिर लैपटॉप में वर्क नहीं कर रहा होता है, बल्कि वह कार से बाहर देख रहा होता है, वह अपने आसपास में देख रहा होता है। वांग जी को आज बहुत कुछ नहीं सूझ रहा होता है, वह बाहर देख रहा होता है और फिर वह देखता है कि कई सारे बच्चे जो कि मैदान में खेल रहे हैं, मतलब कि पार्क में खेल रहे हैं और वह अपने आप ही में बहुत ज़्यादा खुश है। वांग जी उन सबको देख रहा होता है, बट अनजाना एक अजीब सा वांग जी को लग रहा होता है, उसका हाथ ऑटोमेटिक अपने पेट में जाता है, जो कि वांग जी को कुछ अजीब सा एहसास दे रहा था। पर वांग जी अभी भी कुछ सोचने की समझने की हालत में नहीं था। वांग जी अभी भी गाड़ी के बाहर देख रहा होता है और वह देखता है कि कई सारे फैमिली मेम्बर अपनी अपनी जगह पे, कभी कोई टिक्की, कोई गोलगप्पे या फिर कोई और स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, बट सभी में से कुछ लोग अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। एक पेरेंट्स को देखता है जो कि सिंगल पेरेंट्स लग रहे थे, क्योंकि उनके साथ उनकी मॉम ही थी जो उस बच्चे को ख्याल रख रही थी, या यूँ कहूँ कि शायद उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं आया था, कि ये सब देख रहा था और उसे एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। वांग जी कुछ समझने की हालत में अभी भी नहीं था, बट वांग जी चाहता था कि वो इस बच्चे को रखे, बट वांग जी का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता है। वांग जी कुछ सोचने समझने की हालत में ही नहीं होता है, बट वांग जी और कुछ सोच पाता है या फिर सोचने की दुनिया से बाहर निकल जाता है जब वांग जी उससे कहता है बॉस आपका घर आ गया। जिस पर वांग जी वहाँ गाड़ी से निकल जाता है और फिर विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी हल्के हल्के अपने घर की तरफ जा रहा था। वांग जी इस घर में अकेला रहता था, क्योंकि वांग जी की फैमिली दूसरे शहर में रहती थी और वांग जी इस शहर में अकेला ही रहता था। वांग जी पूरे रास्ते तक वो सोचता आया था और अभी भी उसके दिमाग में कुछ नहीं था। वांग जी घर में जाता है और सीधे जाके बेड में लेट जाता है और सोचता रहता है कि मैं इस बारे में क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी ऐसे ही अपने ख्यालों में सोचता रहता है कि वे क्या करे और ऐसे ही करते करते वांग जी को नींद आ जाती। अगला दिन जब वांग जी उठता था, उसका दिमाग फ्रेश हो चुका था और उसने डिसाइड कर लिया था कि वह इस बच्चे को रखना चाहता है। और हाँ, वांग जी सीधे ही विंग के आने का इंतजार करता है। जब विंग आ जाता है तो वांग जी विंग से कहता क्या तुम मुझसे मैरिज कर दो, जिस पर विंग शौक हो चुका था। अब विंग के शौक होने की बारी थी। विंग कहता सर आप क्या कह रहे हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। और वांग जी कहता है तुम मुझसे मैरिज करोगे या नहीं, ये तुम्हारा और सुनने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। जिस पर विंग जल्दी से बोल देता है हाँ मैं करूँगा मैरिज। और वांग जी कहता तुम्हारा ये और का मुझे क्या करना, अब तुमने हाँ में जवाब दे दिया तो चलो मेरे साथ। जिस पर वांग जी के साथ विंग चलने लगता है। विंग कहता है बॉस हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर वांग जी उसे कुछ नहीं कहता और आज ड्राइव वांग जी कर रहा था। वांग जी सीधे विंग को रजिस्ट्रार ऑफिस लाता है और अपना पेपर वर्क कंप्लीट करके दोनों रजिस्ट्रार मैरिज कर लेते हैं, जिस वजह से अभी विंग और वांग जी के हाथ में अपनी बुकलेट थी, मैरिज बुकलेट, जो कि वांग जी और विंग देख रहे थे। बट विंग शौक के साथ देख रहा था और वांग जी खुशी के मारे, क्योंकि अब वांग जी कहता है मेरे बच्चे को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसा कह के वांग जी विंग के साथ ऑफिस में चले जाता है। ऑफिस में जाकर विंग
तो कुछ सोच समझ नहीं पा रहा होता, बट थोड़ी ही देर में वही ये भूल जाता है कि उसकी किसी के साथ मैरिज हुई है। वहीं दोनों के दोनों अपने वर्क में लग जाते हैं। शाम के टाइम वांग जी विंग के साथ पहले ऑफिस से निकलते हैं। निकलने के बाद जब विंग वांग जी को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, तो विंग उसके छोड़ने के बाद मतलब वांग जी को छोड़ने के बाद अपने घर के लिए निकलने के लिए जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता है, तब वांग जी कहता है तुम किधर जा रहे हो, जिस पर विंग कहता है अपने घर, और कहाँ जाऊँगा, जिस पर वांग जी कहता है तुम भूल गए क्या, जिस पर वांग जी से विंग कहता है क्या, जिस पर वांग जी कहता है हमारी मैरिज। ये सुनकर विंग शॉक हो जाता है और कहता है हाँ मैं भूल गया था, सॉरी। ये सुनकर तो वांग जी का गुस्सा साथ में आसमान में होता है। वांग जी कहता है क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम अपनी मैरिज के बारे में भूल गए। ये वांग जी की प्रेगनेंसी की वजह से हो या किसी और वजह से, बट वांग जी की ऐसी हरकत विंग को बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी, क्योंकि वांग जी की पहली बार कुछ ऐसा अजीब और अलग कर रहा था। वांग जी के बिहेवियर से विंग ये सब समझ रहा था, और शायद विंग क्या सोचता है कि ये सब वांग जी के प्रेगनेंसी की वजह से हो, पर विंग इन सब से खुश था। वांग जी की ऐसी हरकतें वांग जी को क्यूट दिखा रही थी विंग के सामने। विंग आखिरकार बोलता है क्यों। वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है क्यों, तुमने मुझसे मैरिज करने के लिए क्यों कहा, कोई ऐसी बात है। वांग जी इस बात को इग्नोर करता है और विंग से कहता है मेरे साथ चलो, जिस पर विंग कहता है ठीक है, और फिर वांग जी के पीछे पीछे विंग चलने लगता है। आज तक वांग जी और विंग कभी भी एक दूसरे के घर में नहीं गए थे, और वांग जी ने कभी भी विंग को अपने घर में नहीं बुलाया था, और आज पहली बार विंग वांग जी के घर में जाने वाला था। वांग जी विंग के घर में जाता है, या फिर यूँ कहूँ विंग वांग जी के घर में जाता है। ओके गलती हो गई थी, ठीक है, अब समझ जाओ। विंग के साथ जब वांग जी अपने घर में जाता है, जब विंग वांग जी का घर देखता है, तो देखता है वांग जी का घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। वांग जी के घर में इतनी सफाई देखकर विंग थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि वांग जी के घर तो इतना साफ था, बट विंग का घर बिल्कुल भी साफ नहीं था। विंग को तो टाइम भी नहीं मिलता था अपना घर साफ रखने का। वांग जी के घर को देखकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और आखिरकार थोड़ी देर तक वांग जी के घर को विंग देखता रहता है, और वहीं विंग के लिए वांग जी एक गिलास पानी ला कर देता है। तो फिर वांग जी से विंग पूछ लेता है तुम्हारे घर में कोई मेड नहीं है, और इस घर की सफाई कौन करता है, जिस पर वांग जी कहता है मेरे घर में मेड नहीं है, बट मेरे यहाँ एक आंटी आती है जो कि मेरे घर की सफाई करके चली जाती है, जिस पर तो फिर विंग कहता है ओ अच्छा। फिर वांग जी विंग से कहता है तुम पूरा घर देख लो, मैं तब तक खाना बनाता हूँ, जिस पर वांग जी के सामने विंग कुछ नहीं कहता, और वांग जी को खाना बनाने के लिए छोड़ के पूरे घर को देखने लगता है। विंग जब तक पूरा घर देखता है, तब तक वांग जी खाना बना के रख चुका था। वांग जी ने ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस नॉर्मल सी डिश बनाई थी, जो कि आधे घंटे में बनकर रेडी हो गई थी। फिर वांग जी सारा खाना डिनर टेबल पर लगाता है, और वांग जी देखता है कि विंग पहले ही आ चुका है, तो वांग जी और विंग डिनर करने के बाद वांग जी और विंग वांग जी के कमरे में जाते, जिस पर वांग जी को विंग कुछ कहता उससे पहले ही वांग जी विंग के सामने एक ड्रेस रखता है, जो कि एक नाइट ड्रेस थी। वांग जी विंग को फ्रेश होने का इशारा करता है, और फिर वांग जी भी फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जब दोनों फ्रेश हो चुके थे, तो वांग जी और विंग दोनों के दोनों बेड के एक एक साइड में बैठे होते हैं। वांग जी विंग से कुछ कहना चाहता था, और विंग वांग जी से कुछ पूछना चाहता था, इसलिए वांग जी ही पहले बोल पड़ता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, और इसीलिए मैंने तुमसे मैरिज की है, मैं 2 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनकर विंग पहले शौक होता है, बट फिर खुशी के मारे वांग जी को गले लगाता है और कहता है ये बेबी मेरा है। वांग जी ये बात सुन के अब शौक हो चुका था। वांग जी कहता है बट कैसे, मैंने तो एक गर्ल के साथ नाइट बिताई थी। वहीं विंग कहता है नहीं वो मास्क गर्ल मैं ही थी। बट वांग जी कहता है अरे वो तो गोल्डन बाल वाली थी और तुम्हारे बाल तो ब्लैक है। जिस पर वांग जी बात सुनकर विंग कहे तुम ऐसी मूर्खों जैसी बातें कैसे करने लग गए वांग जी, क्या बालों को डाई नहीं किया जा सकता? मैंने अपने बाल डाई कर लिए थे और वो मेरा ही बाल है जिससे मैं चलाता हूँ। जिस पर वांग जी पहले तो शौक होता है, बट बाद में कहता है ओह बेवकूफ़ इंसान, तुमने ये क्या किया। ये सुनकर तो अब विंग की शौक होने की आई थी कि वांग जी उसे बेवकूफ़ कह रहा है। ये सुनकर विंग पूरी तरह से शौक था। वो कहता है, वांग जी कहता है निकल जाए इस कमरे से और जाके दूसरे कमरे में सो जाओ। सुनकर विंग को कुछ समझ में नहीं आता और वो एक डंप की तरह वांग जी की ऑर्डर को फॉलो करने लगता है, जैसे कि वो ऑफिस में फॉलो करता था। वांग जी की बात सुनकर विंग सीधे ही अपना बोरिया बिस्तर समेटता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। अरे भाई कोई बोरिया बिस्तर नहीं समझता, चुपचाप उठता है और बाहर के लिए दर्शन ले लेता है। और जैसे ही वो बाहर के लिए दर्शन लेता है, विंग के सामने एक गेट बंद होता है और वो किसी और ने नहीं, हमारे वांग जी ने किया था।
है। विंग वांग जी के कमरे के सामने ही बैठ जाता है और विंग वांग जी के लिए इंतजार करने लगता है कि वांग जी को अगर कोई दिक्कत होगी तो वो मुझे बुला लेगा, नहीं भी बुलाएगा तो मैं दरवाज़ा तोड़ के पहुंच जाऊंगा। विंग ऐसा सोचता है और विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसका बेबी आने वाला होता है। वहीं इस वजह से बहुत ज़्यादा खुश था। वहीं वांग जी कमरे के अंदर अपने पेरेंट्स को कॉल लगाता है और उन्हें बताता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिस पर वांग जी के पेरेंट्स बिल्कुल शॉक नहीं होते और वो कहते हैं अच्छा तो तुम प्रेग्नेंट हो। ये बात सुनकर वांग जी कहते हैं आपको कोई शौक नहीं लगा। इस पर वांग जी के पेरेंट्स कहते हैं हमें पहले से पता था तो कि तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो, बट हमने ये बात तुम्हें नहीं बताई। इस पर वांग जी के पेरेंट्स कहते हैं हमें तुम्हें ऑकवर्ड फील नहीं करवाना था और तुम अपने आप को डिफरेंस ना समझो, इसलिए हमने ये बात नहीं बताई थी। ये सुनकर वांग जी कुछ नहीं कहता और फिर वांग जी कहता है तो मैंने शादी कर ली है, जिस पर वांग जी के पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं कि वांग जी ने शादी कर ली और हम लोगों को बताया भी नहीं। वांग जी के पेरेंट्स को ये बात सुन के बुरा लगता है, इसलिए वांग जी के पेरेंट्स तुरंत ही वांग जी का फ़ोन काट देते हैं। वांग जी फ़ोन कटने के बाद थोड़ा डिस्टर्ब होता है बट वह सो जाता है और सोने के बाद फिर वो अगले दिन ही उठता है। जब अगले दिन वांग जी पूरा फ्रेश व्रेश होकर कमरे से बाहर निकलता है तो वांग जी के निकलने में एक रुकावट थी। वो रुकावट और कोई नहीं विंग था, जो कि धड़ाम से गिर गया था और इसी वजह से विंग जाग भी गया था। और विंग जब जाग जाता है तो वह उठ के फ्रेश होने के लिए चले आता है। वांग जी विंग को देखकर खुश होता है कि वांग जी की विंग इतनी फिक्र और चिंता करता है, इसलिए वांग जी अपना गुस्सा छोड़ देता है और विंग से नॉर्मली बात करता है, जिस पर विंग भी खुश हो जाता है। फिर विंग और वांग जी दोनों नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता कर ही रहे होते हैं कि वांग जी के गेट की घंटी बजती है। वांग जी उठ ही रहा होता है कि विंग कहता है मैं खोल देता हूँ, तुम अभी यहाँ पे बैठ के अपना नाश्ता करो, जिस पर वांग जी मान जाता है और विंग गेट खोलने के लिए चला जाता है। जब विंग गेट खोलता है तब विंग सामने एक कपल को देखता है जो कि विंग को बहुत ही सस्पिशियस नज़र से देख रहे थे और फिर विंग कुछ कहता उससे पहले ही वो दोनों सीधे घर में घुस जाते और घर में घुसने के बाद सीधे ही नाश्ते की टेबल पर पहुंच जाते, जहां पर वांग जी आराम से नाश्ता कर रहा होता है। फिर वांग जी ऊपर की तरफ देखता है जहां पर वांग जी को एक कपल दिखाई देता है, जिसे वांग जी ग्रीट करता है हेलो मॉम, हेलो डैड, आप लोग यहाँ पर कैसे, कोई ज़रूरी बात। जिस पर वांग जी के पेरेंट्स कहते अरे बेवकूफ़ इंसान, तू भूल गया, तूने एक तो मैरिज कर ली, ऊपर से तेरा बेबी भी आने वाला और तू कह रहा है हम लोग आए कैसे, अबे तेरे घर नहीं तो क्या पड़ोसी के घर आएंगे। ये सब बातें वांग जी के पेरेंट्स के मतलब फादर कह रहे थे और वांग जी ये सब सुन रहा था। तभी वांग जी की मदर कहती हैं हस्बैंड आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप देख नहीं सकते आपका सन इन लॉ पूरी तरह से शॉक हो चुका है और आप दोनों ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है बेचारा अभी हम लोगों को छोड़कर भाग जाएगा और आपका क्या है हमारा बेटा सिंगल हो जाएगा। वैसे भी बड़ी मुश्किल से इसने शादी की है, नहीं तो अभी तक तो ये बच्चा बच्चा भाग रहा था शादी से और अब ये प्रेग्नेंट भी है, तो आप जरा ध्यान रखिए, नहीं तो आपका सन इन लॉ आपके बेटे को छोड़ के भाग जाएगा। वैसे भी आपकी ऐसी हरकतें देख के तो बेचारा शौक होके बैठा है, अभी तक देखो उसे होश नहीं आया है, पूरी तरीके से शौक है। जब तीनों की निगाह विंग पे जाती है तो विंग बड़ी पूरी तरीके से शौक था और उसे कुछ समझ में आया था, वो तो पूरी तरह से कंफ्यूज था। विंग सोच रहा था मन ही मन ये कैसी फैमिली है, मैं कहाँ पे आ गया, मुझे यहाँ से ले जाओ नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगा। फिर वो तीनों मिल के विंग को होश में लाते। जब विंग होश में आता है तो कहता है हाँ कौन, कहाँ, कुछ नहीं। फिर वांग जी कहता है ये मेरे मॉम है और ये मेरी डैड है। इसके बाद वांग जी के पेरेंट्स से विंग मिलता है और फिर उन्हें ग्रीट करता है। उसके बाद वो दोनों ही विंग के से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछते। और हाँ मुझे याद आया, अभी तक मैंने आपको विंग के बारे में तो बताया ही नहीं, तो अब आप जान लीजिए विंग एक अनाथ है, उसके पेरेंट्स के बारे में तो विंग को खुद नहीं पता है, तो फिर विंग किसी और को क्या बताएगा। विंग अनाथ आश्रम में ही रहता था, उसे अडॉप्ट कर लिया गया था, जिनने उसे अडॉप्ट करा था उन्हीं का ही वो बार था जिसे विंग चलाता है। विंग खुद की भी अपनी लाइफ जीता और विंग ने खुद की मेहनत से वांग जी की कंपनी में नौकरी पाई थी असिस्टेंट की। विंग वांग जी का असिस्टेंट बना था, बट पहले विंग वांग जी को नहीं जानता था, बट जब विंग ने वांग जी को देखा तो विंग तो जैसे वांग जी के पीछे पागल ही हो गया। वांग जी के लिए विंग सब कुछ करने लगा था जो वांग जी चाहता था और फिर जब वांग जी के लिए विंग को मौका मिला कि वो उसे पा सकता है तो विंग ने उस मौके को हासिल किया और फिर उस मौके की वजह से ही विंग और वांग जी आज साथ हैं। विंग इस बात से बहुत खुश होता है। वांग जी के पेरेंट्स विंग से विंग की फैमिली के बारे में पूछते, जिस पर वांग जी के सामने ही विंग बोलता है कि मेरी फैमिली में सिर्फ मैं और मेरे मम्मी पापा हैं और वो भी अडॉप्टेड हैं, मुझे उन्होंने अडॉप्ट किया है इसलिए मैं उनका अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ। और ये बात सुन के वांग जी के फैमिली मेम्बर को थोड़ा बुरा लगता है, बट वो कुछ नहीं और फिर वे अपने बच्चे से भी ज़्यादा विंग की कदर करने लगते हैं।
वो विंग का ख्याल ऐसे रखते जैसे विंग उनका बेटा है और वांग जी किसी और का। वांग जी भी ये हरकतें देख रहा होता है बट वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे भी ये सब देख के अच्छा लग रहा होता है। बट कुछ दिनों बाद ही वांग जी के पेरेंट्स में विंग के पेरेंट्स से मिलते और फिर वो दोनों ही डिसाइड करते विंग और वांग जी की दोबारा मैरिज करवाने के लिए, जिस पर वांग जी की और विंग की मैरिज दोबारा होती। विंग और वांग जी की फैमिली जो की अलग अलग थी अब एक हो जाती। विंग और वांग जी की फैमिली एक साथ रहने लगती और विंग के मम्मी पापा और वांग जी के मम्मी पापा दोनों, विंग के मम्मी पापा वांग जी का ख्याल रखते और वांग जी के मम्मी पापा विंग का ख्याल रखते। इसी तरह से दोनों की फैमिली एक दूसरे के सन इन लॉ का ख्याल रखती और वही विंग वांग जी का ख्याल रखता था। इसी तरह से इस फैमिली की पूरी तरह से हैप्पी एंडिंग हो जाती है और इस कहानी का भी हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। ठीक है गाइस, ओके बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ। और हाँ, मुझे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।